हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एमए हिंदी इग्नू के सब्जेक्ट MSD9 को। ये इसका यूनिट 2 चल रहा है। आज का क्वेश्चन है टिप्पणी का, भाषा और संवेदना पर टिप्पणी लिखिए। आंसर स्टार्ट करते हैं। रचनाकार सृजन से पूर्व और बाद दोनों ही परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग करता है। तो जो भी रचनाकार है, लेखक है, वो किसी रचना के लिखने से पहले और बाद में दोनों ही स्थितियों में भाषा का प्रयोग करता है। भाषा का विकास चिंतन क्षमता को प्रभावित करता है और भाषा का आंतरिक संगठक संवेदना के रूप को निर्धारित करता है। तो भाषा का विकास होगा तो हमारे सोचने की क्षमता को, चिंतन क्षमता को प्रभावित करता है, और भाषा का आंतरिक संगठन, जो हमने भाषा लिखी है, वो संवेदना के स्वरूप को निर्धारित करता है। प्राचीन काल में यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु थे। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक जंतु है। फिर इसमें जोड़ा गया कि मनुष्य एक सोचने वाला जंतु है। ठीक है, सामाजिक प्राणी तो है ही है, साथ ही एक सोचने वाला, क्योंकि भगवान ने ज़्यादा बुद्धि मनुष्य को दी है। तो नवीनतम इजाफा ये होता है कि मनुष्य एक भाषिक जंतु है। ठीक है, तो अपनी भाषा में बात ही कर सकता है। बात तो सभी जो जानवर वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सभी करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और एक भाषिक जंतु भी है। तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? एक तो मनुष्य सोचने वाला जंतु है, दूसरा मनुष्य सामाजिक प्राणी है, तीसरा मनुष्य एक भाषिक जंतु है। ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य एक भाषिक जंतु है, इसलिए वह सोचने वाला जंतु है, इसलिए वह एक सामाजिक जंतु है। इस क्रम को सीधा करके यूँ कहा जा सकता है कि मनुष्य के पास भाषा है, इसलिए वह सोच सकता है, इसलिए वह सामाजिक होता है। भाषा के द्वारा मनुष्य सिर्फ सोचता ही नहीं है, बल्कि महसूस भी करता है और अपने एहसास को ठीक वैसा ही कहना चाहता है जैसा कि वह महसूस कर रहा है। तो भाव और अनुभव निश्चित निर्धारित भाषा के सहारे ही कही जा सकने वाली वस्तु नहीं है। उनका आवेग, उनकी गहराई, उनकी व्यापकता सब कहने की विधि से निर्धारित किया जाता है। भाषा के स्वरूप को निर्धारित करने की कोशिश में भाषा स्वयं निर्धारित अर्थ के पार चली जाती है, तरल और अनेकानुमुखी हो जाती है, और ऐसी भाषा से मिलने वाला अर्थ भी अंततः निर्धारित नहीं होगा। हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार में भी ऐसी भाषा बार बार प्रयोग में लाते हैं। सूचना संकेत की रूढ़ भाषा के उदाहरण की तरह हमने पढ़ा कि लाल बत्ती हो गई और आसमान बुरी तरह से घिर गया। लेकिन इन्हीं सूचनाओं को यदि हम संरचना में देखें तो संरचना में जब देखो तब घिरा ही रहता है आसमान। हर चौराहे पर लाल बत्ती मेरी प्रतीक्षा करती है। तो यहाँ घिरा हुआ आसमान बरसात के मौसम की और लाल बत्ती रुक जाने की सूचना नहीं होंगे। निराशा, उदासी, पराजित मनोभावों की अभिव्यक्ति प्रकट करेंगे। तो हर चीज़ को कहने के और सोचने के और सुनने के, समझने के ढंग अलग अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूचना संकेत रूढ़ भाषा के उदाहरण में अगर हम कहते हैं लाल बत्ती हो गई, ठीक है, लाल बत्ती हो गई, तो लाल बत्ती हो गई तो हमें इस जगह रुक जाना चाहिए। और आसमान बुरी तरह से घिर गया है, तो कैसे? आसमान जो है बादलों से बुरी तरह से घिर गया है। अगर हम इसमें देखो कि इन्हीं सूचनाओं को अगर हम इस तरह से देखें, जब देखो तब घिरा ही रहता है आसमान, या हर चौराहे पर लाल बत्ती मेरी प्रतीक्षा कर रही है, तो यहाँ घिरा हुआ आसमान बरसात के मौसम की और लाल बत्ती रुक जाने की सूचना नहीं होंगे, बल्कि इससे हमें क्या लग रहा है? जैसे निराशा है, उदासी है, पराजित मनोभाव है। तो इस तरह के अभिव्यक्ति प्रकट की जाती है। तो हर चीज़ को बोलने का, सुनने का, समझने का तो एक तरीका होता है। भाषा तो कही जा रही है, लेकिन हम इसे किस तरह से महसूस करते हैं। एक ही चीज़ को कोई बहुत पॉजिटिव वे में लेता है, कोई बहुत नेगेटिव वे में लेता है। तो यही होती है संवेदना। तो कल्पना और निरीक्षण के योग से सूचना संकेत की भाषा भी भावात्मक व्यंजना की भाषा में परिवर्तित हो गई है। साहित्य की भाषा का बुनियादी स्वभाव यही है। यहाँ दर्ज करने लायक एक विशेष बात यह है कि यह केवल भाव की भाषा नहीं है, इसमें विचार भी किया जा सकता है। तो सिर्फ भाव ही नहीं होते, इसमें बाद में विचार भी किया जा सकता है। कहने का कौशल भाषा में एक चमक और चमत्कार उत्पन्न कर देता है। तो कहने की बात है। इसी को अगर किसी बात को बहुत एनर्जी के साथ बोला जाए, कौतूहल के साथ बोला जाए, ठीक है, पॉजिटिव वे में बोला जाए, तो एक चमत्कार और चमक उत्पन्न कर देता है। विनोद, परिहास, वक्रता, व्यंजना, सुक्तिपरकता आदि अन्य गुण उसे रोचक और रंजक बनाते हैं। ठीक है, जैसे विनोद होता है हंसी मजाक, परिहास भी हंसी मजाक होता है, और व्यंजना, सुक्तिपरकता, ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो किसी भी बात को या तो रोचक बना देंगे या रंजक बना देंगे। इस भाषा में जो कुछ लिखा जाता है जरूरी नहीं है कि वह केवल कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास जैसा ही कोई साहित्य के रूप में परिचित काव्य हो। पिछले दिनों अंग्रेजी में प्रकाशित कुछ पुस्तकों का उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे कि विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की थी द आर्गुमेंटिव इंडियन
पवन के वर्मा की थी द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास इत्यादि ऐसी पुस्तकें हैं जो शास्त्र और सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन शास्त्र और सिद्धांत की भाषा में लिखित नहीं है। ठीक है, तो हैं तो संबंधित शास्त्र और सिद्धांत से, लेकिन शास्त्र और सिद्धांत की भाषा में लिखित नहीं है। वो बहुत ही प्रसिद्ध इन्होंने लिखी हैं। इनकी जो नोबेल पुरस्कार विजेता है अमर्त्य सेन और पवन के वर्मा की जो पुस्तकें हैं, ऐसी पुस्तकें हैं जो शास्त्र सिद्धांत से तो संबंधित है, लेकिन शास्त्र सिद्धांत की भाषा में नहीं लिखी गई। अर्थशास्त्रीय पृष्ठभूमि होने के बावजूद उनकी भाषा साहित्यिक रचनाओं का आभास कराती है। तो है तो अर्थशास्त्रीय भूमिका पृष्ठभूमि इनकी, क्योंकि इकोनॉमिक्स हैं ये, मतलब इकोनॉमिक के तौर पर इनको लिखा गया है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, लेकिन फिर भी इनकी जो भाषा है वो साहित्यिक रचना का आभास कराती है। ऐसा लग रहा है जैसे लिटरेचर लिखा गया हो। इससे उनके पाठक वर्ग में वृद्धि हुई है और सामान्य पाठकों में भी इन रचनाओं को हाथों हाथ लिया गया है। तो देखो, अर्थशास्त्रीय पृष्ठभूमि होने के बाद इन्होंने किस में लिखा? साहित्यिक भाषा में लिखा। साहित्यिक भाषा में लिखा तो बहुत से ऐसे वर्ग जो अर्थशास्त्र से की पृष्ठभूमि नहीं है, वो साहित्यिक पृष्ठभूमि है जिनकी, जो साहित्य रचना पढ़ते हैं, वो पाठक भी इनके वो लोग भी इनके पाठक बन गए। इनकी पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा। और सामान्य पाठक, ठीक है, जो अर्थशास्त्र से कनेक्टेड नहीं है, सामान्य पाठक है, उसमें भी उन्होंने भी इनकी रचना को हाथों हाथ लिया, यानी कि सभी पाठकों ने, लगभग सभी पाठकों ने इनकी रचना को पढ़ा। मनुष्य के पास एक बाह्य और आंतरिक संसार होता है। बाह्य दुनिया में ठोस और साकार चीज़ें शामिल होती हैं, उन्हें रूप कहा जाता है। मनुष्य ने इन रूपों को नाम देकर अनेक ठोस वास्तविक उपस्थित आकार से अलग कर लिया है। उनके मन में रूप का एक मानसिक आकार अथवा चित्र इस नाम से जुड़ गया है, जैसे पेड़ नाम की वस्तु। भाषा में हमारा काम वस्तु के बदले नाम से चल जाता है, इसे अमूर्तन कहते हैं। भाषा मूर्त वस्तु को अमूर्त नाम में बदलती है। मूर्त होता है जो लिविंग होते हैं, अमूर्त होता है जो नॉन लिविंग होते हैं। तो मूर्त वस्तु को अमूर्त नाम में बदलती है। भीतर की दुनिया में भावनाएं और विचार हैं। तो हमने कहा ना, जो मनुष्य है उसके पास दो संसार हैं, एक बाह्य और एक भीतर, आंतरिक। तो भीतर की दुनिया में भावनाएं और विचार होते हैं, उनका कोई ठोस आकार नहीं होता, लेकिन आदमी अपने अनुभव से जानता है कि वो मौजूद है। ठीक है, तो सबकी भावनाएं, सबके विचार अलग अलग होते हैं, तो कोई ठोस आकार नहीं है। जैसे बाह्य चीज़ों का तो ठोस आकार होता है, लेकिन अंदर के जो हमारे अंदर की दुनिया होती है, भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, तो इसमें हम अपने अनुभव से जानते हैं कि वो सब चीज़ें मौजूद हैं। भाषा के जरिए एक दूसरे को बताता भी है वह मनुष्य कि वह क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। हमें भी अपनी कोई बात किसी को कहनी होती है, ठीक है, अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड्स को, तो हम बताते हैं ना कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। अपनी सुविधा अनुसार भावनाओं का नामकरण कर मनुष्य उसे पहचानने लायक भी बना देता है। भाषा में उसने बाहर की दुनिया और भीतर की दुनिया की हर चीज़ का, हर गति का, हर क्रिया का नामकरण कर लिया है। शायद इसलिए भाषा दर्शन में दुनिया को नाम रूपात्मक जगत भी कहते हैं। दुनिया रूप जगत है, जिसमें ठोस रूप आकार वाली वस्तुएं होती हैं। मनुष्य भी उसमें शामिल हो गया है। दुनिया नाम जगत भी है, क्योंकि भाषा में दुनिया की हर चीज़ किसी न किसी नाम से पहचानी जाती है। तो हर चीज़ जो है ना, उसका कोई ना कोई नाम है दुनिया में। वे वस्तुएं भी जिनका रूप भी है और नाम भी, और वे वस्तुएं जिनका रूप नहीं है, केवल नाम है, और जिसमें सत्ता केवल भाषा में है, अर्थात भावनाएं। तो भावना का कोई रूप तो नहीं है, लेकिन इनका नाम है। नाम रूपात्मक जगत का अर्थ है वह दुनिया जिसमें रूप या वस्तु नाम में बदल गई है, और अरूप या भाव को भी एक नाम के द्वारा रूप में बदल दिया गया है। ठीक है, तो भाव वगैरह हैं, ये अरूप है। बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, हमारे भाव होते हैं, विचार होते हैं, ये तो हैं तो अरूप, लेकिन फिर भी उनको नाम के द्वारा रूप में बदल दिया गया है। इस तरह जहाँ नाम ही रूप का स्थानापन्न हो गया है, ठीक है, तो नाम ही क्या है, रूप का स्थानापन्न हो गया, उसका नाम रख दिया गया है। तो रूप बेशक नहीं है, लेकिन नाम हो गया है। भाषा की इस क्षमता के द्वारा मनुष्य भीतर की दुनिया को नाम देकर बहिरंग और वास्तविक करता है, और बाहर की दुनिया को अंतरंग बनाता है। ठीक है, तो देखो इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है कि भाषा की इस क्षमता के द्वारा, क्योंकि हमें बोलने की क्षमता है, भाषा है, तो भाषा की क्षमता के द्वारा मनुष्य भीतर की दुनिया को तो नाम देकर बहिरंग बना दिया है, क्योंकि बाहर की सारी चीज़ों का नाम है। तो भीतर की दुनिया, जो हमारे भाव, विचार, जो हमारा मन मस्तिष्क कहता है, संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, इसकी दुनिया को तो उसने बहिरंग बना दिया, क्योंकि नाम दे दिया है, और वास्तविक उसे बना दिया गया है। और बाहर की दुनिया को अंतरंग बनाता है। तो बाहर जो चीज़ें देखता है, करता है, जिसका रूप भी है और नाम भी है, उसको वो अंतरंग बनाता है, अपने से कनेक्ट करता है।
मनुष्य सभ्यता के विकास के साथ वस्तुओं से तथा बाहर की दुनिया से अधिक जुड़ गया है। उसकी भाषा बाहर की दुनिया के अर्थों के पीछे दौड़ने से अधिक व्यस्त होती चली गई है। तो हमारी जो मनुष्य हैं हम लोग, तो हमारी दुनिया क्या है, दुनिया के अर्थों के पीछे दौड़ने में अधिक से अधिक व्यस्त होती चली गई है। हम पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक व्यस्त रहते हैं, ठीक है। तो इस दौड़ में वह भीतर की दुनिया के भावों की अभिव्यक्ति में भी उसी अनुपात में असमर्थ भी होती चली गई है। तो आजकल ये है ना, भागदौड़ वाली ज़िंदगी में महत्वाकांक्षी मनुष्य ने आंतरिक दुनिया रूपी अंदरूनी शरीर को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं की। तो आजकल हमें सोचने का, समझने का, एक दूसरे से सहानुभूति रखने का, संवेदना व्यक्त करने का समय ही नहीं रह गया है। दुनिया बस, हम सुबह उठते हैं रात तक किसी न किसी चीज़ में बिजी रहते हैं। दौड़ भाग वाली ज़िंदगी हो गई है। मनुष्य अधिक से अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अंदरूनी शरीर को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं कर पा रहा है। दैनिक आचार व्यवहार में इसका स्वर मुखरित होता रहता है। भाषागत साहित्यिक विशेषता का यही रूप उद्गम है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन था भाषा और संवेदना में टिप्पणी लिखिए। तो भाषा से संवेदना होती है, संवेदना अंदर भीतर की चीज़ है और भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।